नमस्कार, क्षमा चाहता हूँ, तकनीकी व्यवधान से आपसे संपर्क टूट गया था। पुनः अपनी बात प्रारंभ करता हूँ जहाँ से समाप्त की। हमने यूनानी अध्ययन पद्धतियों के बाद से प्रायशः राजतंत्र को एक ऐसी व्यवस्था मान लिया कि वो एक व्यक्ति में ही सारे अधिकार केंद्रित होते हैं और उसके अधिनायकवादी और निरंकुश होने की संभावनाएं और आशंकाएं निरंतर विद्यमान रहती हैं। और हमने राजतंत्रों को पश्चिम के दृष्टिकोण से देखा। पश्चिम के अनेकानेक राज्यों में अनेकानेक राजतंत्रों के उदाहरण हमारे समक्ष विद्यमान हैं, जिनमें हमने ये जाना कि राजा निरंकुश होता है, अत्याचारी होता है, वह अपने परिवार के लिए ही चिंता करता है, वह जनता का शोषण करता है, वह लोग की चिंता नहीं करता और इस प्रकार से वो निरंकुश होकर अधिनायकवादी रूप में राज्य करता है। सारी शक्तियां राजा में केंद्रित होती हैं और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में हमें जो शक्तियों का विभाजन बताया गया कि राज्य के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में शासन है, सरकार है, और उसके अंग हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो विधि निर्माण की शक्ति, विधि के क्रियान्वयन की शक्ति, विधि के क्रियान्वयन के अनुरूप न चलने वालों को दंडित करने की शक्ति, दंड निर्धारण करने की शक्ति सब राजा में केंद्रित हैं। यह ऐसा राजतंत्र की परिभाषा या व्याख्या के समय हमें समझाया गया है। उसका परिणाम है कि हम राजतंत्र को जब भी बात करते हैं तो इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। हम राजतंत्र को जानते भी पहचानते भी ऐसे ही हैं। और आज वर्तमान लोकतंत्र की हमारी विद्यमान अवधारणाओं में और लोकतंत्र के प्रति हमारे स्थायी प्रेम ने हमें राजतंत्र के प्रति एक ऐसे भाव से संयुक्त कर दिया है कि उसके विषय में हम कोई अच्छी राय नहीं रखते, अच्छी परामर्श उसके बारे में करना पसंद नहीं करते। ये अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन भारत के राजतंत्रों को इस रूप में जानने का प्रयत्न भी नहीं करते कि क्या भारत के राजतंत्रों में और पश्चिम के राजतंत्रों में कुछ मौलिक भेद विद्यमान हैं, क्या दोनों एक से हैं, उनमें समानता है क्या, या दोनों में कोई अंतर है क्या। भारत के राजतंत्र पश्चिम के जैसे राजतंत्र नहीं थे। एक पहली स्थापना से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। भारत में राजतंत्र को राजतंत्र के रूप में कहीं नहीं कहा गया। सबसे पहली बात, हमने कभी उसे राजा का तंत्र माना ही नहीं है। भारत का राजा, आज का मेरा विषय है भारत का राजा, समकालीन भारतीय राजनीति। तो समकालीन भारतीय राजनीति बहुत सारे मित्रों के समक्ष ये चिंता का विषय होगा, ये प्रश्न कौतूहल होगा कि समकालीन भारतीय राजनीति में भारत का राजा कहां आता है, राजा कहां फिट बैठता है। कई बार हमें लगता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजा की चर्चा करना भी अपने आप में उचित नहीं है। लेकिन जरा भारत को भारत की दृष्टि से देखना प्रारंभ करते हैं तो हमारी समझ में कुछ और बातें आएंगी। ऐसे इसे समझने की आवश्यकता है कि भारत का राजा विश्व के अन्य राजाओं से भिन्न है। जैसे भारत विश्व से भिन्न है, विलक्षण है, विशिष्ट है, वैसे ही भारत का राजा भी भिन्न है। वो किस अर्थों में भिन्न है? सबसे पहली बात कि भारत में राजतंत्र कभी नहीं रहा, वो राजाओं का तंत्र नहीं था। भारत की परंपरा में तंत्र राजा का नहीं है। राजा उस व्यवस्था का, उस तंत्र का 7 अंगों में से एक अंग मात्र है। वह उन 7 अंगों को समन्वय करके, उनके साथ चल के, उनका सामंजस्य करके उनका नेतृत्व करता तो दिखाई पड़ता है, लेकिन वह एकमात्र नहीं है। उसके पास विधि निर्माण की असीमित, अपरिमित, निर्बाध शक्ति नहीं है। वह दंड देने की सारी शक्ति स्वयं के विवेक पर या स्वयं के अविवेक पर नहीं कर सकता, उसको यह अधिकार नहीं है। वो विधि निर्माण के क्रियान्वयन के लिए स्वयं सारे निर्णय नहीं कर सकता। वो अपने उत्तराधिकारियों के बारे में भी स्वयं निर्णय नहीं कर सकता। वह अपने मंत्रियों के चयन के बारे में स्वेच्छाचारी नहीं है। वह अपनी विदेश नीति के बारे में और अन्य राज्यों से संबंधों के बारे में आत्मनिर्भर नहीं है। उसे उन बाकी 7 अंगों से एक समन्वय करना है। और ये जो 7 अंगों के बीच समन्वय, संतुलन, सामंजस्य, साहचर्य का भाव है, ये भारत के राजा को
पश्चिम के और अन्य अन्य राजतंत्रों से भिन्न करता है। ये पहली बात। दूसरी बात, भारत का राजा आज के लोकतंत्रों की पहचान जिस रूप में, जिन तत्वों के रूप में हम करते हैं, यदि उनके मूल भावों की ओर जाएं, उनके तकनीकी अभिकरणों की चिंता न करें, यदि उपकरणों और निकायों के बारे में न सोचें, यदि संस्थागत वर्गीकरण की प्रतिबद्धताओं से बाहर निकल सकें, यदि आज के हमारे निर्वाचन आधारित और जनप्रतिनिधित्व आधारित निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में बहुमत के आधार पर व्यक्तियों की पहुंच के आधारित लोकतंत्र से बाहर निकलने का एक बार प्रयास करें और लोकतंत्र को यदि किसी मूल्य के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था के एक सार्वभौमिक मूल्य के रूप में स्वीकार करें, तो वहां हमारे समक्ष जो विचार आएंगे वे ऐसे आएंगे कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं को मनुष्यों के प्रति संवेदनशील होना है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होना है, उसे समाज के प्रत्येक नागरिक की चिंता करनी है, उसके शासकों को स्वेच्छाचारी नहीं होना है, अनियंत्रित नहीं होना है, अमर्यादित नहीं होना है, अधिनायकवादी नहीं होना है, उन्हें लोगों के अधिकाधिक विचारों को प्रश्रय देना है, उनको अपने साथ लेकर चलना है, जन कल्याण को अपने पूरे नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन और उसके अनुरूप निर्णयन का, न्याय प्रक्रियाओं का आधार बनाना है। यदि इस प्रकार का हम लोकतंत्र का विचार करते हैं तो मुझे कई बार राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में लगता है कि हमने भारत के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के रूप में अपने भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन ठीक से नहीं किया, प्राचीन भारतीय पारंपरिक तंत्रों का अध्ययन ठीक से नहीं किया, उन पर हमारी रुचि नहीं गई। हम पश्चिम के तंत्रों को पढ़ते रहे और विभिन्न प्रकार के संविधानों के अनुसार आधुनिक भारतीय संविधान की निर्मिति, उसकी कार्य प्रणाली और उसके तत्वों का वर्णन, विश्लेषण, अनुशीलन, अनुसंधान करते रहे। हमने ये जानने का प्रयत्न नहीं किया कि भारत में जो राजतांत्रिक व्यवस्था जिसे कहा जाता है, या जिसे भारत का राजा कहा जाता है, या जिसे भारत का राजत्व कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी वाले किंगशिप कहते हैं, वह राजत्व किस रूप में हमारे सामने आता है। एक बार ये जानने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है कि भारत का राजा अपने राज्य का संचालन करते समय किस प्रकार से, कहां-कहां, किस-किस तत्व के साथ समन्वय करने के लिए विवश है, कितना वह स्वतंत्र अधिकार रखता है, कितना वह स्वनिर्णय का अधिकार रखता है, कितना विवेकाधीन शक्तियां उसके पास है, इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, यह विचार करने की भी आवश्यकता है कि राजा के रूप में उसके जो दायित्व हैं, उनके निर्वहन में यदि कोई च्युति होती है, यदि कोई स्खलन होता है, यदि कोई त्रुटि होती है, यदि कोई दोष उत्पन्न होता है, तो क्या बनता है? क्या राजा ऐसा निरंकुश है कि वह कोई निरंतर अत्याचार करता जाए, वह त्रुटियां करता जाए, वह अपने दायित्वों से स्खलित होता जाए और फिर भी निरंतर विद्यमान रहे? क्या ऐसी संभावनाएं भारत के राजतंत्र में विद्यमान थी? हमने पश्चिम के राजतंत्रों में, मैंने प्रारंभ में कहा, अत्याचारी, आतताई लोग राजाओं को देखा, बहुसंख्य देखा, अधिसंख्य देखा, उनका बहुमत देखा। इसलिए हम राजतंत्रों से एक प्रकार का वितृष्णा का भाव रखते हैं, एक प्रकार से गर्हणीय भाव उनके बारे में रखते हैं। हम सोचते हैं कि राजतंत्र एक बुरी व्यवस्था है, और राजनीति विज्ञान के अनेकानेक लेखकों ने, पश्चिम ने हमको बताया, उन्होंने उन दुखों को भोगा भी, ऐसा नहीं उन्होंने गलत बताया, उन्होंने उन दुखों को भोगा भी, उन्होंने उन व्यवस्थाओं की कठिनाइयों को जाना भी, समझा भी, और उन्होंने बताने का प्रयत्न किया कि शक्तियों का केंद्रीकरण यदि एक व्यक्ति विशेष में हो जाए, यदि सारी शक्तियां उसके पास आ जाएं, तो व्यवस्था जो दमनीय हो जाएगी, आतताई हो जाएगी, अनाचारी हो जाएगी, अत्याचारी हो जाएगी, अधिनायकवादी हो जाएगी, एक क्षत्रिय हो जाएगी। इसलिए एक छत्र शासन से बाहर निकलने की आवश्यकता है। लेकिन ये एक छत्र शासन से बाहर निकलने की आवश्यकता के समय उन्होंने प्रायशः उपकरणों पर ध्यान दिया, प्रायशः उन्होंने तंत्रों पर ध्यान दिया। और आप देखेंगे पूरे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में वे अभिकरणों, तंत्रों, उपकरणों, निकायों, संस्थाओं, इन पर अधिक ध्यान देते हैं।
आज भी लोकतंत्र की बात करते समय वे हमको आपको निरंतर बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक ये तंत्र बना दिया जाए तो ये आसान हो जाएगा। हमने भी उनसे बहुत कुछ सीख लिया और आज हमने पिछले कुछ वर्षों पहले देखा था भारत में भ्रष्टाचार पिछले 7-8 साल से तो 7 साल से तो कम से कम 6-7 साल से हमारे लिए बड़ी समस्या अब नहीं रही, लेकिन पहले भारत में केंद्रीय स्तर पर राज्यों के नेताओं के स्तर पर बड़ा राजनीतिक रूप से किया जाने वाला भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताएं हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय थी। तो उसके लिए हम कई वर्षों से ये आंदोलन बहुत सारे लोग कर रहे थे कि एक संस्था का निर्माण हो। वो संस्था क्या हो? वो लोकपाल हो, वो लोकायुक्त हो, जो इन पर ध्यान दे। बार बार हम ऐसी नई संस्थाओं के बारे में सोचते हैं। लोकतंत्र के सशक्तिकरण, सबलीकरण, सुदृढ़ीकरण के जितने भी उपाय हमें बताए जाते हैं उनमें हमें रोज नए उपाय बताए जाते हैं। मतदान का एक तरीका बताया गया बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं होने लगी तो अब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आएगी, हम उसमें बटन दबाकर वोट डालेंगे, उससे सब ठीक हो जाएगा। पिछले कुछ दो चुनावों से तो कम से कम 2 आम चुनावों से हम आप देख रहे हैं जो भी पराजित राजनीतिक दल हैं वो निरंतर ईवीएम में गड़बड़ियों की शिकायतों का अंबार लगाते हैं, देश भर में शोर मचाते हैं, निर्वाचन आयोग के पास जाते हैं, कोर्ट में याचिकाएं करते हैं, पुनः एक बार बैलेट पेपर की पद्धति पर आना चाहते हैं। हमें आपको याद है बैलेट पेपर कई बार इतना बड़ा होता था कि उसे समझना संभालना मुश्किल होता था, तो तकनीक ने उपलब्ध कराया, अब हम उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। और ऐसे उदाहरण कुछ लोग खोज लाते हैं, संसार के अमुक देश में ईवीएम के माध्यम से ये गलतियां हुई, ये खराबियां हुई, इसलिए हमारे यहाँ भी खराबियां हो रही होंगी, ये पार्टी एक अमुक पार्टी गलत तरीके से जीत के आई होगी, इसलिए इसको विचार किया जाए। ये तंत्र है, ये एक उपकरण मात्र है। मुझे लगता है कि हमारे पूरे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में व्यवस्थाओं के बारे में चिंता करते समय निरंतर इस पर विचार किया गया कि तंत्र को कैसे ठीक किया जाए, एक उपकरण और बना दिया जाए। इधर से यदि कहीं लीकेज हो रहा है तो उसके लिए एक अधिकारी बैठा दिया जाए, इधर से किसी के चोरी करने की संभावना है तो उसके लिए एक पर्यवेक्षक बैठा दिया जाए। ये इन तंत्रों पर अधिक विचार हुआ। भारत की राजनीतिक व्यवस्था का सूत्रपात जहां से होता है, जहां से हम भारत के राजधर्म को जानते हैं, वहां तंत्रों पर अधिक विचार करने की अपेक्षा मनुष्यों पर अधिक विचार किया गया। इसी का परिणाम है कि भारत का राजा भिन्न है। मैं कहता हूं भारत का राजा क्यों भिन्न है? भारत के राजा का राज्याभिषेक होता है, और जब राज्याभिषेक होता है, मैं एक कथा सुनाता हूं, भारत के राजा का राज्याभिषेक होता है और उसका राज्याभिषेक करने के लिए पुरोहित विभिन्न प्रकार के अलग अलग तीर्थों के जल आते हैं, उससे उसका अभिषेक करता है। राजा एक शपथ लेता है और वो शपथ लेता है कि मैं प्रजा के हित में काम करूंगा। मैं आपने धर्म ने, शास्त्रों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो कुछ कहा है, जो धर्म का आचरण बताया है, प्रजा के लिए जो हितकारी बताया है और बताएंगे, मैं उसका पालन करूंगा। मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, जनता का निर्णय करूंगा, जनता के बारे में चिंता करूंगा, अपने इन 7 अंगों के साथ उनका नेतृत्व करूंगा और अब मैं दंड दूंगा, लोगों को दंडित करने का अधिकार मुझे प्राप्त होगा। अब मुझे कोई दंड नहीं देगा। और वो कहता है अदंड्योस्मि, 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 अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता है। तब उस अग्नि के पास जहां वह राजा शपथ ले रहा है, पुरोहित उसे 3 बार कुशा की डंडी से दौड़ाता है और राजा को भागते भागते उसके पीछे कुशा का प्रहार करता है। ये आप कहेंगे ये एक प्रकार का कर्मकांड है, लेकिन इस कर्मकांड के पीछे का भाव है वो महत्वपूर्ण है। और वो कहता है धर्मदंड्योसी, 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 धर्म तुम्हें अभी भी दंडित करेगा, धर्म से के नियंत्रण से बाहर नहीं हो, धर्म के दंड से बाहर नहीं हो। इसका अर्थ है धर्म की मर्यादा तुम्हें तुम्हारी सीमा रेखाओं का निर्धारण करेगी, धर्म की मर्यादा तुम्हें नियंत्रित करेगी, धर्म की मर्यादा तुम्हें नियमित करेगी, तुम्हें स्वेच्छाचारी होने से बचाएगी, तुम्हें अतताई होने से रोकेगी, तुम्हें अत्याचारी होने से रोकेगी, विरुद्ध करेगी। इसलिए वह जो धर्म की मर्यादा है वह धर्म की मर्यादा पूजा पाठ की मर्यादा नहीं, वो कर्मकांड करने वाले पुजारी या पुरोहित की मर्यादा नहीं, वह किसी मंदिर में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा निर्धारित की जाने वाली मर्यादा नहीं, वह समाज के सामूहिक धर्म का प्रस्फुटन है। वो सामूहिक धर्म का
प्रकटीकरण है। इसलिए समाज राज्य से बड़ा है। भारत की परंपरा में समाज राज्य से बड़ा है, विशाल स्वरूप है। समाज का एक अभिकरण है राज्य। उस अभिकरण का 7 अंगों में एक अंग है राजा। वह राजत्व को धारण करता है, राजत्व को सुशोभित करता है, वह राजत्व का प्रतीक है, वह राजत्व का व्यक्ति के रूप में प्रकटीकरण है, प्रस्फुटन है। लेकिन वह सारे असीमित अधिकार प्राप्त नहीं करता, वह निर्बाध शक्तियों को आवाहन नहीं करता। वह चलता है तो धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुरूप चलता है। अब ये धार्मिक व्यवस्थाएं क्या हैं? धार्मिक व्यवस्थाओं का अर्थ है मनुष्य को मनुष्यत्व का बोध कराना, मनुष्य को उसके दायित्व से परिचित कराना, मनुष्य को उसके कर्तव्यों से अवगत कराना। और मात्र अवगत कराना नहीं, यदि मनुष्य कोई नागरिक अपने धर्म से च्युत होता है, स्खलित होता है, अपने धर्म का पालन नहीं करता है, जो उसका स्वधर्म है उससे वो बाहर हटता है, विचलित होता है, तो उसे नियंत्रित करने का दायित्व राजा का है। राजा उसे उसके धर्म का बोध कराएगा। जब राजा उसे अपने धर्म का बोध कराएगा और उसे बताएगा कि तुम्हारा धर्म का मार्ग धर्म पूर्वक मार्ग ये है, इसीलिए इसी से तुम पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर सकते हो। और पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करने का अर्थ है धर्म पूर्वक अर्थ और काम का संधान। धर्म पूर्वक अर्थ और काम का संधान का अर्थ है आप मोक्ष की प्राप्ति तब प्राप्त करोगे जब धर्म पूर्वक अर्थ का संधान करोगे, धर्म पूर्वक काम का संधान करोगे। इसका अर्थ है अर्थ अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है, काम जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन वह भी यदि असीमित, अमर्यादित, अनियंत्रित होगा तो वह गलत होगा। इसलिए धर्म आपके व्यक्ति के रूप में, समाज के नागरिक के रूप में और समाज के अन्य दायित्वों में, आपकी अन्य उपस्थितियों में, अन्य प्रस्तुतियों में, आपके अन्य स्वरूपों में प्रत्येक आयाम को संरक्षित भी करेगा, सुरक्षित भी करेगा, नियमित भी करेगा, निर्धारित भी करेगा, मर्यादित भी करेगा। इसलिए धर्म एक दायित्व की मर्यादा का नाम है। यदि धर्म दायित्व की मर्यादा का नाम है तो इसीलिए भारत में राजनीति को राजधर्म कहा गया। वह मात्र नीति नहीं है, वह मात्र एक तरीका नहीं है, वह मात्र एक माध्यम नहीं है, वह धर्म है, स्वयं में धर्म है। सर्वस्य जीवलोकस्य राजधर्मम परायणम कहते हैं महाभारत का। सारे प्राणियों में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ है राजधर्म। इसका अर्थ है राजा का जो धर्म है वो राजा का धर्म नहीं है, पूरी राज व्यवस्था का धर्म है। इसे हम दंड नीति भी कहते हैं। तो राजधर्म के रूप में वह भी एक धार्मिक क्रिया है। आज हमको याद है, मैं जिस विश्वविद्यालय में बैठा हुआ हूं वह महात्मा गांधी के नाम पर है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजनीति को धर्मयुक्त बनाने की बात निरंतर करते थे। यदि राजनीति धर्म से अलग हो जाएगी, पृथक हो जाएगी, अधर्मी हो जाएगी तो वो उसकी कोई आवश्यकता भारतवर्ष को नहीं है, ये महात्मा गांधी कहते थे। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक तंत्र संचालन, भारत की राजनीति मूल रूप में धर्म आधारित है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन धर्म परायण है। हम, मेरे कुछ मित्र कहेंगे कि हम इसमें विचलन करते हैं। विचलन होगा, लेकिन मूल तत्व धर्म है, मूल तत्व दायित्व बोध है, उसकी पहचान है, उसका अंकन है हमारे व्यक्तित्व में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे लोकाचार में, हमारे शिष्टाचार, हमारी कार्यप्रणाली। तो हमारे पूरे क्रियात्मक स्वरूप में जो धर्म का अंकन है वह हमारी धर्म परायणता का द्योतक भी है, वह हमारी धर्म परायणता का आधार भी है, और वह हमारे धर्म की पहचान भी है। इसलिए राजा का अपना जो स्वधर्म है वो लोकरंजन है। लोकरंजन मात्रेव, राजा का एकमात्र धर्म है लोकरंजन। लोकरंजन माने जिनका वह शासक है। कई बार यहाँ एक शब्द आएगा, संस्कृत की परंपरा को जब हम भारत में पढ़ेंगे तो प्रजा शब्द आएगा। जैसे राजा शब्द को हम बहुत ही गर्हणीय मानते हैं, आजकल जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधुनिक स्वरूप को हमने अपनाया है तब से प्रजा शब्द को भी हम थोड़ा सा गर्हणीय मानते हैं, और ये मानते हैं कि प्रजा ऐसा होगा जैसे एक शोषक शासक होगा। शासक को तो शोषक मान ही लिया आपने, और जो
दमित कुचले होंगे तो वो सब प्रजा होगी, इसलिए अंग्रेजी वाले उसका अनुवाद करते हैं सब्जेक्ट्स। हिंदी में प्रजा सब्जेक्ट्स नहीं है, हिंदी में प्रजा, संस्कृत में प्रजा सब्जेक्ट्स नहीं है। वह साथ जीवन जीती है, प्रकृष्ट रूप से, विशिष्ट रूप से राजा के जैसा जीवन, राजा के साथ, राजा के नियंत्रण में, राजा के पर्यवेक्षण में, राजा के अवलोकन में जीवन जीती है। और उसका दायित्व है उनके बारे में चिंता करना। बड़े से बड़ा राजा, भारत के सबसे बड़े राजा, हम आज जिस राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी करते थे, जिस राम राज्य के बारे में हम निरंतर बात वर्षों से करते हैं, भारत के सबसे बड़े राजा हुए राजा राम। और राजा राम कहते हैं कि मुझे आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। लोक की आराधना के लिए मुझे किसी का भी त्याग करने में कोई व्यथा नहीं होगी। इसका अर्थ है लोक की आराधना मेरे लिए प्राथमिक है, लोक की आराधना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी सब गौण है। तो लोक की आराधना, लोक रंजन, राजाओं का एकमात्र काम है लोक रंजन। प्रजा हिते हितम भाग्यम, कौटिल्य कहता है प्रजा के हित में, प्रजा के हित में ही राजा का हित है, बस उससे बाहर उसका कोई हित नहीं है, उसके बाहर उसका कोई कल्याण नहीं है, उसके बाहर उसका कोई जीवन नहीं है, उसके बाहर उसकी कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई कल्पना नहीं है। तो राजा का संपूर्ण अस्तित्व ही प्रजा का हित है। यदि प्रजा का हित हो रहा है तो वो जीवित है, तब वो सार्थक है उसका जीना। शपथ लेते समय, शपथ ब्राह्मण में एक शपथ और आती है, राजा शपथ लेता है, मैं सोते समय, जागते समय, दिन में, रात्रि में, संध्या में, प्रातः में, किसी भी समय यदि प्रजा के हित में किसी प्रकार का स्खलन करूं, यदि मैं लोगों के कल्याण के भाव से स्खलित हो जाऊं, च्युत हो जाऊं, उससे छूट जाऊं, यदि मैं कोई ऐसा दोष मेरे आचरण में, मेरे व्यवहार में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे क्रियाशीलता में आ जाए, तो मैंने, मेरे परिवारजनों ने, मेरे बंधुजनों ने, मेरे भाई बहनों ने जो कुछ भी पुण्य अर्जित किए हैं उन सबका क्षय हो जाए। यह धार्मिक लगेगा आपको, यह कर्मकांड लगेगा आपको, लेकिन मूल भाव इसके पीछे क्या है? इसके पीछे मूल भाव यही है कि व्यक्ति के रूप में जो कुछ अच्छा किया, जो कुछ श्रेष्ठ किया, और हमने अपने समूह के रूप में, अपने बंधु बांधवों के साथ जो कुछ भी श्रेष्ठ किया, उसके अच्छे को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि राजत्व की प्राप्ति के बाद हमारा संपूर्ण जीवन, राजा का संपूर्ण जीवन, उसकी संपूर्ण निष्ठा, उसकी संपूर्ण ध्येय प्रजा का हित हो जाए, उसके प्रति संवेदनशील हो जाए, और उसके प्रति संवेदनशील होने के लिए वो पिता की तरह हो जाए। महाभारत कहता है पुत्रायु पितुर्गे विषये यस्य मानवा निर्भया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमा। जैसे पिता के घर में पुत्र निर्भय घूमते हैं, जिस राजा के राज्य में नागरिक ऐसे निर्भय घूमते हो जैसे पिता के घर में घूम रहे हो, वह राजा श्रेष्ठ है। हम आप जानते हैं हम सबसे अधिक सुरक्षित कहां अनुभव करते हैं? अपने पिता के सानिध्य में, अपने पिता के साम्राज्य में। साम्राज्य का अर्थ कोई राज परिवार नहीं है, साम्राज्य का अर्थ है जहां उनकी शक्ति का संचालन होता है, जहां उनकी निर्भरता हमारे ऊपर है, हमारी निर्भरता उनके ऊपर है, जहां वो हमारे ऊपर विद्यमान है, हमारे बड़े के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, हमारी चिंता करने वाले के रूप में, हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले के रूप में, हमें समझाने वाले के रूप में, हमें डांटने वाले के रूप में। तो इन सारे रूपों को देखना प्रारंभ करते हैं। राजा को सारे रूपों में रहना है, उसे नियंत्रित भी करना है, उसे चिंता भी करनी है, उसे आजीविका और भरण पोषण भी प्रदान करना है, उसे सुख और दुख में हर समय साथ खड़े रहना है, उसे बाह्य आक्रमणों से रक्षा भी करनी है, उसे फलने फूलने के अवसर भी प्रदान करने हैं, उसे हमारे सुख में आनंदित होना है, दुख में दुखी होना है। ये जो पिता का भाव है, प्रजा पिता नाम पितेव पास, प्रजा प्रजानाथ पितेव पास, ये प्रजा के नाथ, प्रजा को पिता की तरह पालन करो। ये जो पिता की तरह पालन करना है, लेकिन ये पिता की तरह पालन करते में पक्षपात भी नहीं होना है, ये भी ध्यान रखना है। महाभारत कहता है कि आप अपने प्रजा के लोगों को पुत्र की तरह, पौत्रों की तरह, अपने परिवारजनों की तरह प्रेम करो, लेकिन जब निर्णय करो, जब व्यवहार, संस्कृत में व्यवहार निर्णय को कहते हैं, न्याय करो, निर्णय करो, तब अपक्षपाती हो जाओ, तब चिंता
व्यक्ति के रूप में उनके ना करो, सबको बराबर समझो। ये जो सबको बराबर समझने के लिए संस्कृत की परंपरा कहती है अपक्षपात निजराज राष्ट्र रक्षा, दुष्टस्य दंड स्वजनस्य पूजा। जो दुष्ट लोग हैं उनको दंड देना। वे दुष्ट कौन है? दुष्ट की परिभाषा क्या है? दुष्ट वे जो नियम का पालन नहीं करते। आज हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, विधि के शासन की बात करते हैं, अनेक वर्षों से कर रहे हैं, जब से गुड गवर्नेंस के सुशासन की अवधारणा है तब से अधिक कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, विधि के शासन में जिनकी मान्यता नहीं है उनको आज भी हम क्या करते हैं? न्यायालय में ले जाते हैं, पुलिस पकड़ती है, न्यायालय दंड निर्धारित करता है, कार्यपालिका दंड देती है। दुष्टस्य दंड स्वजनस्य पूजा। जो नियम का पालन करते हो, अच्छा काम करते हो, उनकी चिंता करना, उनका भरण पोषण करना। आपने देखा भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले राष्ट्र को संबोधित करते समय एक कार्यक्रम में कहा, जो लोग नियम पूर्वक विधि का पालन करते हुए कर देते हैं उनका सम्मान सुरक्षित रहना चाहिए, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वजनस्य पूजा, ये स्वजनस्य पूजा, इस स्वजन कोई रिश्तेदार नहीं है, बंधु बांधव नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है। स्वजन वे हैं जो सब प्रजा के जन, जो नियमों का पालन करते हैं, जो विधि के अनुरूप आचरण करते हैं, उनकी चिंता करना। स्वजनस्य पूजा। न्यायेन कोशस्य ही वर्धनम च। न्यायपूर्वक कोश का वर्धन, न्यायपूर्वक। पश्चिम के विचारक आज हमको बताते हैं फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस। न्याय क्या है? जैसे फेयर लगे, ठीक लगे, उचित लगे, न्यायोचित लगे। बहुत वर्ष पहले, सहस्रों वर्ष पहले मनुस्मृति कहती है न्यायेन कोशस्य ही वर्धनम च। न्यायपूर्वक कोश का वर्धन करना, टैक्स टेररिज्म नहीं करना। आज हम कर आतंकवाद की बात कर रहे हैं, कर ऐसा न लगे जो आतंकित करता हो, भयाक्रांत करता हो और उससे करापवंचन की प्रवृत्ति बढ़ती हो, लोगों को कर से भागने के मन करता हो, ऐसा कर न लगे। कर ऐसा लगे जो लगे कि ये न्यायपूर्वक है, ये सबके लिए उचित है। ये राजा या व्यवस्था जो हमसे कर मांग रही है, ये हमारे भले के लिए मांग रही है, हमारे कल्याण के लिए मांग रही है, तो हमारे अपने कल्याण के लिए आवश्यक है कि हम कर दें। यह विचार आप देखते हैं जब भी बजट आता है, पिछले अनेक वर्षों से संस्कृत के किसी विचारक का कोई एक श्लोक लेकर बजट में हमारे वित्त मंत्री उस समय प्रस्तुत करते हैं, वो एक श्लोक बोलते हैं, वो प्रायशः सांकेतिक होता है, प्रायशः सांकेतिक होता है, लेकिन कराधान का एक निश्चित पूरी संपूर्ण सुगठित व्यवस्था पूरे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में मिलती है। तो भारत का राजा कर लेते समय अपने मन से कोई कर निर्धारित नहीं कर सकता और कोई भेदभाव नहीं कर सकता, कोई पक्षपात नहीं कर सकता। अपना कोष भरने के लिए सबको लूट ले ऐसा नहीं कर सकता, उनको पीड़ित कर दे ऐसा नहीं कर सकता। आज की व्यवस्था में संभव हो सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव हो सकता है, तत्कालीन भारतीय राज व्यवस्था में संभव नहीं था। मैं उसे राजतंत्र नहीं कहता, कभी वो राजतंत्र था भी नहीं, क्योंकि वो राजधर्म था। तो राजधर्म में उसे संवेदनशील होना है, प्रजा की चिंता करनी है। ये न वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बन्धुना। मेरी प्रजा में जो भी जिससे वंचित हो जाए, जिससे जो भी दुख आ जाए, जो भी कष्ट आ जाए, जिसको जो समस्या आ जाए, जो जिससे वियुक्त हो जाए, इसका अर्थ क्या है? किसी पुत्र की माता न रहे, किसी पुत्र का पिता न रहे, उनकी चिंता कौन करेगा? उनकी चिंता राजा करेगा, शासन करेगा, सरकार करेगी। कोई आपत्ति आ जाए, आज हम सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? समकालीन राजनीति में हम क्या अपेक्षा करते हैं? बाढ़ आती है, हम बिहार में बैठे हैं, बिहार में बहुत बाढ़ आती है, हम क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार आएगी, सरकार व्यवस्था करेगी, सरकार देखेगी, बांध बनाएगी, पानी का निकास करेगी, चिंता करेगी, जो फंस गए हैं उनको बाहर निकालेगी। कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, कोई और आपदा आ जाए, पहाड़ खिसकने से लोग मर जाएं, गर्मी से मर जाएं, किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, हम क्या अपेक्षा करते हैं राज्य से? हम अपेक्षा करते हैं कि चिंता करे, हमारी उन लोगों की चिंता करे। वैश्विक आपदा के समय सरकार ने हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए खर्च किया, बांटा देश भर में। किस लिए? हम अपेक्षा करते हैं राज्य से हमारे संकट के समय हमारे साथ खड़ा रहे,
ये संकट है, राष्ट्रीय संकट है, वैश्विक संकट है, उसको हमारा साथ देना चाहिए। यदि वो हमारे संकट के समय साथ नहीं खड़ा है तो वो हमारे प्रति संवेदनशील नहीं है। लेकिन राज्य खड़ा होता है, किस लिए खड़ा होता है? क्योंकि वो केवल इसलिए नहीं कि वो हमसे कर लेता है, उसका धर्म है, उसका दायित्व है, राजा का धर्म है। भारत का राजा केवल राजा नहीं है, आज के शासक भारत के राजा हैं। मैं मानता हूं कि उन्हें भारतीय राजधर्म के मूल्यों के अनुरूप चलना आना चाहिए। और हम प्रसन्नता से कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से भारत के शासकों ने भारतीय राजधर्म के अनुरूप चलने के प्रयास प्रारंभ किए। भारत का राजा चिंता करता है सबकी, अपने नागरिकों की। तो न्यायेन कोशस्य हि वर्धनम च निज राष्ट्र रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा करता है, उसकी चिंता करता है चारों ओर से, बाह्य आक्रमणों से, आक्रांताओं से, घुसपैठियों से, दूसरे विपक्षी शत्रु राष्ट्रों से रक्षा करता है। अपक्षपात, पक्षपात रहित होता है, इम्पार्शियल, किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से बाहर होता है। आज की भारतीय राजनीति में संविधान यह अपेक्षा करता है कि विधि सबके लिए समान होगी, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, भारतीय संविधान ये प्रावधान करता है। और जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। यह भेदभाव का निषेध अपक्षपात जो कहा उसका परिचय है। इसलिए राजा को, भारत के राजा ने पारंपरिक रूप में बताया, ये सिखाया, उसका राजधर्म है लोगों की चिंता करना, व्यक्तियों की चिंता करना, नागरिकों की चिंता करना, प्रजा का कल्याण करना, प्रजा के हित में सोचना। प्रजा के कल्याण के लिए जब राजा प्रवृत्त रहेगा तो प्रजा उसका अनुसरण करेगी, उसका अनुगमन करेगी, उसके आदेशों को पालन करेगी, मानेगी, उनमें आस्था रखेगी, उनमें विश्वास करेगी, उनमें शंका नहीं करेगी। हम कई बार अपने शासकों के नीति निर्माण पर चिंता करते हैं, शंकाएं करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमें उनकी संवेदनशीलता पर भी शंका होती है। भारत की समकालीन राजनीति अनेक वर्षों से विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है। आज उस समकालीन राजनीति को भारत के राजा के कार्य प्रणाली के, उसके धर्म के, उसके दायित्वों के, उसकी व्यवस्थाओं के मूल तत्वों से परिचित होने की आवश्यकता है। उन्हें जानने की आवश्यकता है भारत में राजा का स्थान इतना ऊंचा क्यों था, उसे राजधर्म हमने क्यों कहा, विद्या के क्षेत्रों का कितना सम्मान राजा करता था। कई काल में इस प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यमान है कि गुरुकुलों से, विद्या के स्थानों से कर भी नहीं लेता। कुछ लेखकों ने कहा है कुछ जगह प्राचीन भारतीय चिंतन में कि गुरुकुल से कर लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो समाज के दाए पर जीते हैं, उनकी अपनी कोई आय नहीं है, और वो शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। वो सब में सभी नागरिकों को समान मानते हुए, सब में समत्व भाव का आरोपण करते हुए, सबको साथ लेकर चलते हुए, सबकी शिक्षा की चिंता, निःशुल्क शिक्षा की चिंता करते हैं। इसलिए उन पर किसी प्रकार के कराधान की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब उन गुरुकुलों में, उन आश्रमों में, उन विद्या के स्थानों में शासकीय अधिकारी जाते हैं तो बहुत विनम्र जाते हैं, बहुत शालीन जाते हैं। वेश की उद्धतता भी स्वीकार नहीं है। अपने वेश में कोई ऐसा आभूषण, कोई ऐसा अलंकरण, कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र जो उनके राज अधिकारी होने, राजत्व के साथ संबद्ध होने या किसी प्रकार के प्रशासनिक दायित्व से संयुक्त होने का सूचक हो, उसे बाहर रखे जाते हैं, जिससे विद्या, ज्ञान, अनुसंधान में लगे हुए लोगों में किसी प्रकार का कोई आतंक आपकी शक्ति का, आपके प्राधिकार का ना हो जाए।
समकालीन भारत के प्रशासकों को इस बात को समझने की आवश्यकता है। विद्या के स्थान, विद्या के ज्ञान के स्थान है, प्रतिभा के, मेधा के, मनीषा के, सम्मान के स्थान है। भारत की परंपरा ने, हम विश्वगुरु थे। आज भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति फिर से कहती है हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं। उनका लक्ष्य, उनका ध्येय है। हमारे विश्वगुरु बनने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि हमारे विद्या के स्थान राज व्यवस्थाओं द्वारा निर्धारित और नियंत्रित नहीं थे, नियमित नहीं थे। वे विद्या के वरेण्य लोग जो भी थे उनके द्वारा नियंत्रित थे, उनके द्वारा संचालित थे, नियमित थे। विमर्श, सारा विमर्श कई बार राजाओं की व्यवस्थाओं के अंतर्गत दिखाई पड़ता है, राजसभाओं में होता दिखाई पड़ता है, लेकिन वो मंच मात्र हैं, वे व्यवस्था मात्र हैं, वो उपकरण उपलब्ध कराने के साधन मात्र हैं। वे उस विमर्श में किसी प्रकार का व्यवधान करने की स्थिति में या उसको संचालित करने की स्थिति में नहीं है। वे जिज्ञासु के रूप में वहां बैठे हैं, वो जानना चाहते हैं, अपनी सारी कार्यगत व्यस्तताओं के साथ अपने ज्ञान में वृद्धि करने का माध्यम खोजते। इसलिए वो राज्यसभाओं में इस प्रकार के आयोजन करते हैं, विमर्श कराते हैं, संवाद कराते हैं, गुरुओं को आमंत्रित करते हैं, उनके चरणों में बैठकर उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनको दिशा निर्देश जारी नहीं करते, उनके लिए नियम नहीं बनाते वहां बैठकर। इसलिए भारत की समकालीन राजनीति को भारत के राजा की पारंपरिकता से सीखते समय यह भी जानने की आवश्यकता है कि भारत में विद्या का स्थान सबसे बड़ा था। क्योंकि जिनके पास यह दायित्व है कि वो विद्या को प्राप्त करें, विद्या को जन्म दें, प्रतिभा को संरक्षित करें, सुरक्षित करें, ज्ञान को वितरित करें और उसके विभिन्न आयामों का ध्यान रखें। विद्या केवल विश्वविद्यालयों की विद्या नहीं थी। हमारे यहां तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बारे में बात करती है, 64 कलाओं की बात करती है। हमारे यहां तो जो भी कौशल है उसे विद्या माना गया है। आज हम कौशल सिखाना चाह रहे हैं विश्वविद्यालयों के माध्यम से। इस आधुनिकता के आग्रहों ने हमारे पारंपरिक कौशल को नष्ट किया और आज हमारी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वीकार करती है। पिछले अनेक वर्षों में हमने अपने पारंपरिक सामाजिक सांस्कृतिक कौशल को इस तकनीकी रूप से शिक्षा कहे जाने वाले कारणों से लगभग नष्ट कर दिया और उसे संरक्षित करने के लिए पुनः हम चिंतित हुए। यह एक अच्छा संकेत है। इसलिए सारी विद्याएं और बहुत सी विद्याएं हैं, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। भारत विश्व भर का गुरु इसलिए बना कि वो प्रत्येक विद्या का उतना ही सम्मान करता था। आज हम केवल उपाधियों का सम्मान करते हैं। आपके पास कौन से विश्वविद्यालय, उसमें भी उपाधि में भी कहां से ये उपाधि मिली, कहां से, इसकी अधिक चिंता करते हैं। आपके पास उपाधि है एमए की, पीएचडी की, बड़ी अच्छी बात, कहां से मिली है और महत्वपूर्ण है। अच्छा, भारत से बाहर से मिली है तो और आपका सम्मान बढ़ जाता है। अरे आप तो ऑटोमेटिकली विद्वान हो गए, बड़े विद्वान हो गए क्योंकि आप बाहर से पढ़े। यह विचार अपने आप में बहुत चिंताजनक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस विषय पर भी चिंता करती है। समकालीन भारत इस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है, यह संकेत अच्छा है। तो विद्या केवल उपाधियां नहीं है, विद्या केवल विश्वविद्यालयों में प्राप्त होने वाली शिक्षा नहीं है, और विद्या किसी एक विशिष्ट संस्थान की मोहताज भी नहीं, उस पर आश्रित भी नहीं, किसी एक विशिष्ट संस्था, क्षेत्र या भाषा माध्यम का आधार भी नहीं है।
इसलिए भाषा माध्यम पर भी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति विचार करती है। तो समकालीन भारतीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक बड़ा प्रस्थान बिंदु है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऐसे ही राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में कहूं तो पिछले लगभग 6 साल से भारतीय राजनीति का केंद्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर भी अपने स्वरूप, आकृति, प्रकृति, प्रवृत्ति और समेकित निष्पत्ति में जो रूपांतरण दिखाई पड़ रहा है वह एक बार भारतीयत्व की ओर लौटने का प्रयास है। और यदि भारतीयत्व की ओर लौटना है तो संपूर्ण रूप में पुरातन नहीं होना है। कई बार हम उसे उपेक्षा करने की दृष्टि से या उसका अपमान करने की दृष्टि से रेट्रो बोलते हैं, अंग्रेजी वाले रेट्रो बोलते हैं। उसका अर्थ है वापस जाएंगे, रिग्रेसिव है, पिछड़े हैं, प्रगति विरोधी हैं। रेट्रो नहीं है, क्योंकि यह आग्रह किसी का नहीं है कि जो मैं भी ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि भारत का राजा जैसा था वैसा राजतंत्र आज, राजतंत्र तो संभव नहीं, राजधर्म, वैसा राजधर्म आज हो जाएगा। व्यवस्थाएं बदलती हैं, युग बदलते हैं, समय बदलता है, अपेक्षाएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, जनाकांक्षाएं नया स्वरूप लेती हैं, विश्व बदलता है और हम विश्व के साथ चलते हैं। हम तो अनेक वर्ष पहले कहते थे यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां पूरा विश्व एक घोंसला बन जाता है। हम तो वो संस्कृति है। तो इस घोंसले में सब कुछ है, पूरे विश्व की सांस्कृतिक पहचान, उसके महत्वपूर्ण तत्व सब एक जगह समाहित सन्निविष्ट हैं। और जब एक जगह समाहित सन्निविष्ट हैं तो ये एक नीड है, एक छोटा सा स्थान है जिसमें पूरा विश्व सम्मिलित हो गया है। इसलिए विश्व भर में जो हो रहा है, विश्व में जो परिवर्तन हो रहा है, विश्व में जैसा रूपांतरण हो रहा है, जैसी जनाकांक्षाएं परिवर्तित हो रही हैं, उसके अनुरूप बदलना तो है। उपकरणों को सर्वथा नकारना भी संभव नहीं है। अभिकरणों, निकायों, संस्थाओं की उपादेयता पूरी तरह अस्वीकार करना भी उचित नहीं है, लेकिन उन पर संपूर्ण निर्भरता और प्रतिफल की, उनसे प्राप्ति की आशा, वो व्यर्थ है, वो अनुचित है, वो असंगत है। वो इसलिए असंगत है कि हमने पिछले अनेक वर्षों में, और मैं ये कह सकता हूं विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय आंदोलन की समाप्ति के बाद, औपनिवेशिक शासन से राजनीतिक मुक्ति के बाद, मैं शब्द का प्रयोग सोच समझ कर रहा हूं, औपनिवेशिक शासन से राजनीतिक मुक्ति के बाद, क्योंकि वैचारिक रूप से मुक्त होने में हमें समय लगा, अभी भी हम बहुत पूरी तरह हुए नहीं है। उसके बाद हमने संस्थाओं के निर्माण, विधियों के निर्माण, व्यवस्थाओं के निर्माण, संरचनाओं के निर्माण, इस पर ध्यान दिया, अभिलेखों के निर्माण, इस पर ध्यान दिया। और साथ साथ कुछ लोगों ने अवसर का उपयोग करते हुए व्यक्तियों के, परिवारों के आभा मंडलों के निर्माण भी कर लिए थे। और वह ऐसे विशिष्ट आभा मंडल कुछ व्यक्तियों के बन गए, कुछ परिवारों के बन गए, वह अभेद्य हो गए, अजेय हो गए, अलंघ्य हो गए। उन अभेद्य, अजेय, अलंघ्य आभा मंडलों से बाहर हमने सामान्य व्यक्ति निर्माण पर विचार नहीं किया। हमने सोच लिया
संविधान बना देगा, विधियां बना देंगी, संस्थाएं बना देंगी, हमारा लोकतंत्र को अंगीकार करने का जो प्रयत्न है वो बना देगा। और धीरे धीरे राजनीति ने सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को पीछे धकेल दिया। तो उस शून्य में विधिक प्रक्रियाएं प्रविष्ट हो गई, और जब विधिक प्रक्रियाएं उसमें प्रविष्ट हो गई तो उनका परिणाम होना था कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादाएं, उनकी सीमा रेखाएं, उनकी यवनिकाएं ढल गई, क्षीण हो गई, दुर्बल हो गई। और जब सांस्कृतिक और सामाजिक मर्यादा की यवनिकाओं का पतन हुआ तो मनुष्य का पतन हुआ, नागरिक के रूप में हमारा पतन हुआ। इसलिए हमारी बहुत सी सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं, जिनके लिए समकालीन राजनीति विधिक समाधान खोजती है निरंतर, उनके बारे में हमारी दृष्टि ऐसी है जो ठीक से ये नहीं जान पाती कि सामाजिक प्रश्नों के समाधान विधिक कैसे होंगे, सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान विधिक कैसे होंगे, व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया संस्थागत कैसे होगी। हमें तो बताया गया, पश्चिम ने कहा परिवार भी एक संस्था है। हमने तो परिवार को संस्था नहीं माना। परिवार तो परिवार है, क्योंकि परिवार को संस्था मानते ही मैं और मेरा परिवार, फिर उसके बाद हम आते हैं। हमने तो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार माना। वसुधैव कुटुंबकम अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम। यह मेरा है, यह पराया है। छोटे हृदय वाले, क्षुद्र हृदय वाले विचार करते हैं, ये गणना करते हैं। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा ही मेरा परिवार है, और यदि पूरी मेरा वसुधा ही मेरा परिवार है तो उसके भी तो छोटे छोटे राज्य हैं। राज्य की इकाई का जन्म परिवार से होता ही नहीं है। पश्चिम में राज्य की इकाई का जन्म मैं, उसके बाद परिवार, परिवार से समाज, समाज से राज्य, ऐसे होता है। राज्य बड़ी इकाई बन जाता है। महाभारत कहता है राज्यम ही सुमहत तंत्रम, वो बड़ा तंत्र है, लेकिन तब भी इतना बड़ा तंत्र नहीं कि वो समाज से बड़ा हो, वो इतना बड़ा तंत्र नहीं कि वो धर्म से बड़ा हो, इतना बड़ा तंत्र नहीं कि मर्यादा से बाहर हो। तो जब वो मर्यादा से बाहर नहीं है, धर्म से बाहर नहीं है, समाज से बड़ा नहीं है, तो वो नियंत्रित है। यदि वो नियंत्रित है, मर्यादित है, नियमित है, तो उसका पथ निर्धारित है, उसका यात्रा पथ निश्चित है। और यदि यात्रा पथ निश्चित है तो विचलन अस्वीकार्य है, किसी भी प्रकार का विचलन अस्वीकार्य। छांदोग्य उपनिषद का उल्लेख, राजा कहता है मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, कोई स्वेच्छाचारी नहीं है। इसका अर्थ क्या है स्वेच्छाचारी नहीं है? सब नियम का पालन करते हैं, विधि का शासन मानते हैं, विधि के अनुरूप चलते हैं। और विधि के शासन का मूल भाव है कि हमें एक न एक व्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का वहन करते हैं। और यदि हम किसी उत्तरदायित्व की भावना का वहन करते हैं तो हम अपने किसी धर्म से संयुक्त हैं। धारणा धर्म इत्याहु, इसलिए कहा धारण करने से धर्म है। धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। जो मुझे धारण करना चाहिए वो धर्म है। यतोऽभ्युदय निश्रेयस सिद्ध सधर्म, जिससे निश्रेयस सिद्धि हो और अभ्युदय हो वो धर्म है। धर्म का अर्थ कंदराओं में जाना नहीं, धर्म का अर्थ गुफाओं में बैठकर पूजा पाठ करना मात्र नहीं है, धर्म का अर्थ जंगलों में बैठकर तपस्या करना मात्र नहीं है। जिसका जो धर्म है
मेरा धर्म आज की तिथि में कंदराओं में जाना नहीं है। मेरा धर्म एक विश्वविद्यालय का संचालन है, विद्यार्थी का धर्म अध्ययन है, अध्यापक का धर्म पढ़ा रहे हैं, राजनेता का धर्म शासन करना है, प्रशासक का धर्म विधि का पालन करना है, लोक सेवक। हमने इन्हें प्रशासक बना दिया, लोक सेवक, लोक सेवा करना है। सब अपने धर्मों में लगे रहे और अपना धर्म करते रहे तो सब व्यवस्था ठीक रहे। कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में निधन भी श्रेयस्कर है। निधन का अर्थ क्या है? निमग्न हो जाना, डूब जाना, संलिप्त हो जाना, पूर्णतया संपृक्त हो जाना। निधन का अर्थ मर जाना नहीं है वहां। इसका अर्थ है अपने दायित्व के प्रति संपूर्ण रूप से सजग, सतर्क, सावधान होना। वो दायित्व के प्रति सावधानी समकालीन भारतीय राजनीति को समझने की आवश्यकता है, अपने धर्म को समझने की आवश्यकता है। और यदि समकालीन भारतीय राजनीति अपने धर्म को समझना प्रारंभ करती है तो मित्रों, इस बात में विश्वास कीजिए कि भारत की सनातन अक्षुण्ण परंपरा में से संपूर्ण रूप में नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो समसामयिक और समकालीन प्रश्नों को संबोधित भी करेगा और सुदूर भविष्य के बारे में चिंता भी करेगा। इसलिए मैं निरंतर एक वाक्य अपने मित्रों से कहता हूं, अपने स्वर्णिम गौरवशाली समृद्ध अतीत से शक्ति प्राप्त करते हुए वर्तमान की चिंता करते हुए भविष्य की ओर दृष्टि बनाते हुए हमें काम करना चाहिए। हमारा धर्म यही है। वर्तमान भारतीय राजनीति का धर्म भी यही है। समकालीन भारतीय राजनीति को अपने गौरवशाली अतीत से जो भी उपादेय है उसे प्राप्त करना चाहिए। समकालीन समसामयिक सभी प्रकार के प्रश्नों को संबोधित करने में अपनी अतीत की शक्तियों को संयुक्त करना चाहिए और भारत के लिए एक दूरगामी दृष्टि रखते हुए विश्व का सर्वतोमुखी नेतृत्व करने की अदम्य अभिलाषा रखनी चाहिए। यह अभिलाषा एक न एक दिन अवश्य पूर्ण होगी। भारत की राजनीति उस दिशा में जा रही है, जाएगी। हम सब वह शुभ दिन कभी न कभी देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। एक बार पुनः लोका समस्ता सुखिनो।